हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप की एपिसोड 53 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो आज जेजू आइलैंड की रेड स्टार्ट होने वाली है। एक हेलीकॉप्टर में कोरिया की तरफ से 6 हंटर्स जेजू आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं, जबकि उसी वक्त दूसरे बाकी सारे कंट्रीज जो कि जेजू आइलैंड के इर्द गिर्द हैं, उनके सीज में दिखाया जाता है कि बड़ी बड़ी शिप्स रेडी हो जाती हैं कि अगर कोई चूंटियां वहां से उड़कर बाहर निकलती हैं तो उन सबको मारा जा सके, जिनमें चाइना और ताइवान के सीज शामिल हैं। जबकि जेजू आइलैंड के करीब बहुत सारे बड़े बड़े जहाज जाते हैं जो कि हाईटेक मिलिट्री वेपन से लोडेड हैं, ताकि चींटियों को बाहर निकलने से रोका जा सके। जेजू आइलैंड के इर्द गिर्द जितनी भी शिप्स होती हैं, उन सब की कमांड जोंगसू के पास होती है। जोंगसू आपको पता होगा कोरिया के टॉप 5 गिल्ड्स में से जीसाडान गिल्ड का गिल्ड मास्टर है, जो कि एक ए रैंक का हंटर है। जोंगसू अपने साथियों से कहता है, अपने आप में जरा भी डर को पैदा मत होने दो, वरना चींटियां तुम्हारे अंदर डर को महसूस कर लेंगी और सबसे पहले तुम्हें मारने के लिए आएंगी। जोंगसू का वॉइस मास्टर से कहता है, लेकिन क्या ये सारी बात हम पर भी अप्लाई होती है? हम लोग तो जेजू आइलैंड से बहुत ज्यादा दूर हैं। मास्टर से कहते हैं, हम लोगों को अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी चाहिए, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। अगर कोई चींटी वहाँ से उड़कर हमारी तरफ आती है तो हमें रास्ते में उसे मारना होगा, शहर तक पहुँचने नहीं देना। उसी शिप पर फेम गिल्ड के मास्टर मादोंग भी होते हैं। वो अपने साथियों से कहते हैं, मैं जेजू आइलैंड की रेड में जा रहा हूँ, जबकि तुम सब लोग यहीं पर रुकना और बाहर निकलने वाली चींटियों को मार डालना। मादोंग का वॉइस मास्टर कहता है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा? ये सारा एरिया तो नाइट्स ने संभाल रखा है। मास्टर मादोंग से कहते हैं, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम इन सबको कॉम्बैट की ट्रेनिंग दे सकती हो, क्योंकि वो सारे तो टैंक नाइट्स हैं। वॉइस मास्टर उनसे कहते हैं, मास्टर मादोंग, मैं चाहूंगा कि आप सेफली वापस आ जाएं। ये वाला सीन इन सारे हंटर्स के हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले का है। वहीं पर रीपर गिल्ड के मास्टर लिमताई भी होते हैं, जो कि कॉल सुन रहे होते हैं और उनसे कहा जा रहा होता है कि मिनसांग को फ्रंट पे भेज दिया गया है। लिमताई बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं, तुमने हमारे मिनसांग को फ्रंट पे क्यों भेजा? तुम्हें पता है मैंने उस पर कितना ज्यादा पैसा खर्च किया है, वो हमारा हीरो है। अब तुम ये कैसी बात कर रही हो? क्या हम उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, उसे कहो कहीं पर छुप कर रहे, जब तक कि ये सारा मसला हल नहीं हो जाता। मैं नहीं चाहता कि मेरा ली मिनसंग वहाँ पर मारा जाए। और उसी वक्त मेनलैंड का भी सीन दिखाते हैं कि जितने भी हंटर्स बच जाते हैं बाकी सारे गिल्ड्स की तरफ से, उन सबको मेनलैंड पर मुख्तलिफ हिस्सों पर डिप्लॉय कर दिया जाता है, क्योंकि अगर कुछ चींटियां बचकर मेनलैंड पर पहुंच जाती हैं तो वहाँ पर कुछ हंटर्स होने चाहिए जो उन चींटियों को मार सके और आम लोगों को बचा सके। कोरिया के 9 गिल्ड के जितने भी बाकी के हंटर्स होते हैं, लो रैंक के हंटर्स, ए रैंक से नीचे के, वो सारे डिप्लॉय कर दिए जाते हैं। जबकि जूही और मिस्टर सोंग जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनको भी बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तकरीबन 5000 ऐसे हंटर्स हैं जो कि इस वक्त साउथ कोरिया की सेफ्टी के लिए बाहर निकले हैं, ताकि साउथ कोरिया को बचाया जा सके। और फिर हमारे 6 एस रैंक के हंटर्स हेलीकॉप्टर में बैठकर आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। उन एस रैंक के हंटर्स के साथ एक ए रैंक का हंटर होता है जो कि कैमरामैन है। कैमरामैन उनसे कहता है, मैं इस टीम का कैमरामैन हूँ, इस सारी रेड को लाइव रिकॉर्ड किया जाएगा और इसको टेलीकास्ट किया जाएगा हर न्यूज चैनल पर। आप लोगों को अपनी मिस्टेक्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग इसकी लाइव वीडियो नहीं चलाएंगे, हम लोग इसे 10 मिनट के डिले के साथ चलाएंगे और अगर इसमें कोई ऐसी बात होती है तो इसको एडिट कर दिया जाएगा या फिर कट कर दिया जाएगा। मास्टर यूनहू कहते हैं, पता नहीं चेयरमैन गोगान ही क्या सोच रहे हैं, उन्होंने कैमरामैन को यहाँ पर क्यों भेज दिया? ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मास्टर मादोंग कैमरामैन से कहते हैं, वैसे तो ये हमारी हंटर्स की जिम्मेदारी है कि लोगों की हिफाजत करना, लेकिन हम लोग एक एस रैंक की डंजन को क्लियर करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही कहना चाहता हूँ, वहाँ पर तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। कैमरामैन के पास उसकी तलवार होती है और उनसे कहता है, मैं आपको सिर्फ कैमरामैन लग रहा हूँ, लेकिन मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ। मुझे डंजन्स में जाकर मॉन्स्टर्स को मारना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कैमरामैन का काम चुना। कैमरामैन उनसे कहता है, एक हंटर होना मेरी साइड जॉब है, वैसे मैं कैमरामैन का काम करता हूँ। मैंने बहुत सारी डंजन्स के अंदर इस तरह की वीडियोस बनाई है, ये मेरी पहली बार नहीं है, लेकिन हाँ एस रैंक की डंजन में ये मेरा पहली बार है। मास्टर मादोंग उसे कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, चेयरमैन गोगानी ने तुम्हें इसीलिए यहाँ पर भेजा है क्योंकि उन्हें यकीन है कि उनका प्लान जरूर काम करेगा और किसी की भी जान नहीं जाएगी। कैमरामैन उनसे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। मास्टर मादोंग कहते हैं, हमारे आइलैंड के लोग पहली बार एस रैंक की डंजन को क्लियर होते हुए देखेंगे और एस रैंक के हंटर्स को फाइट करते हुए, और शायद ये उनकी आखिरी बार भी हो सकता है। 3 बार जेजू आइलैंड को क्लियर ना करने की वजह से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है इन चींटियों के खिलाफ, वो भी इन चींटियों को अपनी आंखों से मरता हुआ देखना चाहती है। मास्टर यूनहू कहते हैं, अगर हम लोग इस बार जेजू आइलैंड को क्लियर नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये होगा साउथ कोरिया का एंड आ चुका है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई। वो ब्यांगू की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो रिटायर हो चुके हो। ब्यांगू यूनहू से कहता है, मुझे पता है कि तुम पागलों की तरह सीधे आगे भाग जाओगे, अगर मैं वहाँ पर तुम्हें हील करने के लिए नहीं होऊंगा तो सबसे पहले तुम ही मरोगे। यूनहू चिल्लाकर उसे कहते हैं, क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ नजर आता हूँ? चाइन मास्टर यूनहू से पूछती है, क्या आपको संग जिनवू के बारे में पता है? यूनहू से कहते हैं, नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने क्यों पूछा? चाइन कहती है, बस ऐसे ही। मादोंग नीचे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हम लोग आइलैंड के ऊपर पहुंच चुके हैं।
उसी वक्त आइलैंड का सीन दिखाते हैं। रियोजी गोटो की टीम पहले से वहां पर पहुंच चुकी होती है और वो चारों तरफ फैल चुके होते हैं। वो जेजू आइलैंड के एक टाउन में खड़े होते हैं जो कि बिल्कुल सुनसान होता है। उनको वहां पर चींटियों की डेड बॉडीज मिलती हैं। रियोजी गोटो कहते हैं, मुझे लगता है कि इनके दरमियान कोई प्रेडेटर है जो कि अपने आप को ही खाना शुरू कर दिया है इन्होंने। गोटो की टीम 4 हिस्सों में तकसीम होती है जिनके नाम अल्फा, ब्रेवो, चार्ली और डेल्टा होते हैं और वो आइलैंड की चारों तरफ होते हैं। रियोजी गोटो उन सबसे कांटेक्ट करने के बाद कहते हैं, अभी अपनी पावर को रिलीज करो और चींटियों को बाहर बुलाओ। साथ ही वो चारों टीम्स अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करती हैं जिससे बहुत ज्यादा मैजिकल एनर्जी निकलती है। जबकि कोरिया के हंटर ऊपर जहाज से देख रहे होते हैं और कहते हैं, हमें लगता है स्टार्ट हो चुका है, हमें जल्दी से नीचे उतरना होगा। चींटियों की टनल में से बहुत सारी चींटियां निकलकर बाहर आ जाती हैं और चारों तरफ फैल जाती हैं जहाँ से उन्हें एनर्जी महसूस होती है। जबकि उनमें से कुछ चींटियां उड़ती हुई सीधी हेलीकॉप्टर की तरफ आती है। चोईजोंग दरवाजा खोलकर बाहर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, इन सब से मैं निपटता हूँ। चोईजोंग अपने फायर मैजिक को इस्तेमाल करते हुए स्पीयर्स बनाकर उन चींटियों पर फेंकते हैं, लेकिन वो चींटियां क्योंकि पावरफुल हैं, उनके फ्लेम से उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। चोईजोंग कहते हैं, मुझे लगा ही था कि ये बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं, मेरी फ्लेम्स का इन पर कोई असर नहीं होगा, लगता है मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा। चोईजोंग अपने हाथ में एक बड़ा सा फायर बॉल बनाते हैं और बाकियों से कहते हैं, किसी चीज को मजबूती से पकड़ लो, जहाज थोड़ा सा हिलने वाला है। और साथ ही वो अपने फायर बॉल को बाहर की तरफ शूट करते हैं और सारी चींटियों को जलाकर हाथ कर देते हैं। चोईजोंग कहते हैं, चींटियां पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं लास्ट टाइम की रेट के मुकाबले में। और साथ ही मास्टर चोईजोंग वहाँ से नीचे छलांग लगा देते हैं और कहते हैं, मैं पहले नीचे जाकर देखता हूँ आखिर चींटियां हैं कितनी स्ट्रॉन्ग, फिर मैं तुम्हें सिग्नल करूंगा, फिर तुम लोग भी नीचे आ जाना। मादोंग कहते हैं, क्या चोई ठीक रहेगा? चाइन कहती है, हाँ वो बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि चोईजोंग के पास जो मैजिकल पावर है वो मल्टीपल एनिमीज को हैंडल करने के लिए है। चोईजोंग जैसे ही नीचे उतरते हैं बहुत सारी चींटियां उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन वो अपनी फायर्स को रिलीज करते हुए उन चींटियों को जला देते हैं। मास्टर चोईजोंग कहते हैं, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं इन चींटियों को लाइटर के साथ जलाया करता था, तब उनके जलने पर उनमें से पॉप की आवाज आया करती थी, लेकिन अब मेरे पास इतनी ज्यादा फायर पावर है कि जैसे ही मैं इन चींटियों को जलाता हूँ तो इनमें से बड़े बड़े एक्सप्लोजन होते हैं। साथ ही चोईजोंग ऊपर की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं, ठीक है तुम लोग नीचे आ सकते हो, मैंने रास्ता क्लियर कर दिया है। मास्टर मादोंग कहते हैं, हमारा प्लान बाकी प्लान से कैसे मुख्तलिफ है, हम लोग टनल के अंदर जाएंगे और वहीं पर फंस जाएंगे और क्वीन के हाथों मारे जाएंगे। जापानीज हंटर सिर्फ 1 घंटे तक चींटियों को बाहर रख सकते हैं, इसी टाइम के दौरान हमें टनल के अंदर जाना होगा और क्वीन को ढूंढ कर मारना होगा, वरना उन चींटियों के वापस आने पर हम लोग बच नहीं पाएंगे। और साथ ही वो सारे रेडी हो जाते हैं और जहाज से नीचे छलांग लगा देते हैं। उसी वक्त एक शिप में दिखाते हैं सुगीमोटो रेजी, जो कि जापानीज का 11वां एस रैंक का हंटर है। वो एक जहाज में होता है और अपने लोगों से कहता है, सिग्नल जैमिंग का काम शुरू करो। फिर वो अपने सैटेलाइट की मदद से सिग्नल जैमिंग का काम स्टार्ट कर देते हैं, जिससे चींटियों की सिग्नल जैमिंग खत्म हो जाती है और वो क्वीन से राब्ता नहीं कर सकती। आइलैंड पर जापानीज की टीम उन चींटियों से फाइट कर रही होती है। एक लड़की कुमामोटो से कहती है, तुम्हें अपनी डुअल पर्सनैलिटी के बिना भी इनसे फाइट करना होगी, वरना तुम यहीं पर मारे जाओगे। जबकि उनकी दूसरी टीम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एक हीलर लड़की दूसरे हंटर से कहती है, हम लोगों ने तो कितनी चींटियों को मार डाला है, अगर हम लोग ऐसी चींटियों को मारते रहे तो हम लोग तो उनसे पहले इस डंजन को क्लियर कर लेंगे, आखिर कोरियन टीम कर क्या रही है। साथ ही वो कैंसो के बारे में पूछते हैं, कैंसो कहाँ पर है। वो लड़की कहती है उसे फाइट करना पसंद है, इसलिए वो चींटियों के टुकड़े करने के लिए गया है। कैंसो को दिखाते हैं जो कि फाइट को एंजॉय कर रहा होता है और चींटियों को मार रहा होता है। जापानीज की डेल्टा टीम टनल के बहुत ज्यादा करीब होती है, उन्हें धमाकों की आवाज आती है। वो कहते हैं शायद चोईजोंग ने फायरवर्क स्टार्ट कर दिया है, कोरियन टीम टनल के अंदर दाखिल होने वाली है। काई उसे कहता है, मेरा आइस मैजिक और उसका फ्लेम मैजिक, तुम्हें क्या लगता है अगर हम दोनों के दरमियान फाइट हो तो कौन जीतेगा। चोईजोंग ने अपनी मैजिकल पावर्स को इस्तेमाल करते हुए टनल के ऊपर एक फायर नेट बनाया होता है ताकि चींटियां ऊपर के रास्ते से नीचे न आ सके। वो सारे लोग उस टनल के अंदर चले जाते हैं। चोईजोंग उनसे कहता है, मेरे फायर मैजिक के नेट को बी रैंक से नीचे की जितनी भी चींटियां होंगी वो पार नहीं कर पाएंगी, लेकिन इससे पावरफुल चींटियां इसको तोड़कर अंदर आ सकती हैं। साथ ही चोईजोंग नीचे बैठ जाता है और कहता है, मुझे एंट्रेंस के लिए सर्च करना होगा, चलो देखते हैं क्वीन कौन से केव में है। चोईजोंग अपने पास से बहुत सारे फायर बॉल्स क्रिएट करता है और उन्हें उन सारी केव्स के अंदर छोड़ देता है। उसके फायर बॉल्स जैसे केव्स के अंदर जाते हैं वो दूसरी वाली केव से बाहर निकल आते हैं, यानी वो सारे एक केव से दाखिल होकर दूसरी केव से बाहर आ जाते हैं। चोईजोंग उनसे कहता है, चींटियों की सारी टनल्स मेज की तरह है, अगर हम लोग यहाँ पर चलते रहे तो पता नहीं भटक जाएंगे या फिर वापस इसी जगह पर पहुंच जाएंगे और हमें क्वीन कभी भी नहीं मिलेगी। उसी वक्त उनके सामने एक केव होती है जिसके अंदर फायरबॉल नहीं जा रहा होता। चोईजोंग कहता है, मुझे लगता है कि क्वीन इसी टनल में है, हमें इसी टनल में जाना होगा। यूनहो चोईजोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये तो वाकई में एक रिलायबल टीममेट है। चोईजोंग उनसे कहता है, चलो फिर टनल के अंदर चले। उसी वक्त मेनलैंड का एक सीन दिखाते हैं। जिन्हू अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा कर रहा होता है, उसने 10 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट की होती है। जिन्हू जिस पार्क में खड़ा होता है कहता है, यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन आज यहाँ पर कोई भी नहीं है, लगता है जेजू आइलैंड की रेड स्टार्ट हो चुकी है और वो सारे लोग जेजू आइलैंड की रेड ही देखने बैठे हैं। जिन्हू कहता है,
कोरिया के और जापान के एस रैंक की हंटर्स वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे उस रेड को देखने का कोई शौक नहीं। अगर मैं उनके साथ नहीं भी गया तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि वो सारे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हैं कि वो इस रेड को कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही जिन्हों कहता है, लेकिन अगर कुछ बुरा हो गया तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता कि उनके साथ क्या होगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 53 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।